हेलो गाइस, इस वीडियो से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अप्लाइंग वाटर में बी यूज्ड ऑन रोलिंग लैंड। तो इसमें 4 मेथड्स दी गई है और कहा गया है कि रोलिंग लैंड के लिए हम कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, रोलिंग लैंड के लिए जो मेथड्स होती है वो हमारी होती है बॉर्डर फ्लडिंग होती है। हम इसकी सहायता से हम उसमें इरिगेशन करते हैं। हम समझते हैं बॉर्डर फ्लडिंग होती क्या है। बॉर्डर फ्लडिंग का मतलब होता है कि जो लैंड होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में। जो लैंड हमारी होती है उसको हम नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। और उसको सेपरेट किसकी सहायता से करते हैं, लेविस की सहायता से उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। और वो हमारी क्या कहलाएगी, बॉर्डर कहलाती है। उसको हम क्या कहेंगे, लेविस को बॉर्डर कहेंगे। ये आपकी एक फील्ड है, इस फील्ड को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको नंबर ऑफ स्ट्रिप में हम डिवाइड कर देते हैं और फिर इसमें हम वाटर सप्लाई करते हैं। स्ट्रिप में हम क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करेंगे। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, बॉर्डर फ्लडिंग। ये हमने इसमें बॉर्डर बना दी है। ठीक है दोस्तों, ये बॉर्डर या इसको हम क्या कहेंगे, लेविस, लेविस या बॉर्डर, ये हमने बना दी। और इसमें जब हम सप्लाई करते हैं वाटर तो ये किसका प्रकार होगा, बॉर्डर फ्लडिंग का। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इन बिटवीन 250 टू 750। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वाटर है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, 250 से 750 माइक्रोमोस पर सेंटीमीटर, और टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको क्लासीफाई करना है कि वो वाटर कैसा होगा, लो सेलिनिटी वाटर होगा या मीडियम सेलिनिटी वाटर होगा, हाई सेलिनिटी या वेरी हाई सेलिनिटी वाटर होगा। तो हम इसकी एक रेंज देखते हैं। एक टेबल इसमें आप देखोगे, इसमें इसकी बताई गई है टाइप्स ऑफ वाटर की, जो सेलिनिटी है उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ वाटर को क्लासीफाई किया गया है। यदि लो सेलिनिटी वाटर होगा, हमारा वाटर कैसा है, लो सेलिनिटी है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होगी, 100 से 250 माइक्रोमोस पर सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, यदि मीडियम सेलिनिटी वाटर है उसके लिए कितना होगा, 250 से 750 होगा। हाई सेलिनिटी के लिए 750 से 2250 होगा। और वेरी हाई सेलिनिटी है तो 2250 से अधिक होगी हमारी कंडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये लिमिट्स याद रखना है तीनों चारों जो टाइप्स ऑफ वाटर है उसके लिए। और हम ये समझ लेते हैं कि जो लो सेलिनिटी वाटर होता है और जो हाई सेलिनिटी वाटर है, ये हमारी इरिगेशन के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। तो हम इसमें देख सकते हैं सुटेबिलिटी फॉर इरिगेशन, ये लास्ट जो कॉलम बना है इसमें आप देख सकते हो सुटेबिलिटी फॉर इरिगेशन। यदि लो सेलिनिटी वाटर है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कौन सा है, लो सेलिनिटी वाटर, तो वो सुटेबल होगा कि हर प्रकार की जो क्रॉप्स होगी, हर प्रकार की फसल के लिए हमारा लो सेलिनिटी वाटर अच्छा होगा। यदि उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सेलिनिटी का मतलब होता है कि उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। यदि उसमें सॉल्ट ज़्यादा है तो वो हमारी क्रॉप के लिए अच्छा नहीं होगा। यदि सॉल्ट की मात्रा उसमें कम है, उसमें सॉल्ट कम है, तो वो हमारा वाटर इरिगेशन के पर्पज़ से वो हमारा वाटर क्या होगा, अच्छा होगा। ये सुटेबल होगा। जो लो सेलिनिटी वाटर है वो सूटेबल होगा हर प्रकार की क्रॉप के लिए। ठीक है दोस्तों, मीडियम सेलिनिटी में आप देख सकते हो, कैन बी यूज्ड इफ अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ लीचिंग अकर्स, नॉर्मल साल्ट टॉलरेंट प्लांट कैन बी ग्रो। इसमें जो नॉर्मल साल्ट जो टॉलरेंट कर सकते हैं प्लांट, उसी प्रकार के प्लांट इसमें ग्रो कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और लास्ट वाला आप देख सकते हो, हाई सेलिनिटी होगी यदि वाटर में, यदि वाटर में ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट होंगे तो वो अनसुटेबल होगा किसके लिए, इरिगेशन पर्पज़ के लिए, उस वाटर का हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारा हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें जो रेंज दी हुई है 250 से 750 है। जब हम इस टेबल में देखेंगे तो 250 से 750 का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा मीडियम सेलिनिटी वाटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा, बी, मीडियम सेलिनिटी वाटर। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इज डिफाइंड एज। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको एक रेशियो पूछा गया है और उसके 4 फॉर्मूले दिए गए हैं। तो आपको इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जो ये सी है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला होगा, सी आंसर होगा, करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको फॉर्मूला याद करना है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे SAR रेशियो कितना है। ठीक है दोस्तों, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
द वैल्यू ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो फॉर हाई सोडियम वाटर लाइज बिटवीन। इसमें पूछा गया है कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कितना होगा जब वाटर कैसा हो, हाई सोडियम हो, उसमें सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो। तो हम देखते हैं इसकी एक जो टेबल है वो हम डिस्कस करते हैं। यदि लो सोडियम वाटर होगा तो उसके लिए सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है, 0 से 10 होता है। मीडियम के लिए 10 से 18 होगा। हाई सोडियम वाटर के लिए 18 से 26 और वेरी हाई अगर सोडियम वाटर होगा तो उसमें सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कितना होगा, 26 से अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से हमने एक टेबल अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, उसी प्रकार से हम इसमें सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की टेबल डिस्कस करेंगे। इसमें भी सुटेबिलिटी ऑफ इरिगेशन आप देखोगे तो वही पॉइंट दिए गए हैं। यदि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है, लो सोडियम वाटर होगा तो वो सभी क्रॉप के लिए सुटेबल होगा, और यदि हाई सोडियम वाटर होगा तो वो अनसुटेबल होगा फॉर इरिगेशन। ठीक है, और ये जो मीडियम और हाई सोडियम वाटर है, ठीक है, ये दो दिए जो सेकंड और थर्ड वाले जो हैं, ये डिपेंड करेगा कि जो प्लांट है, अगर वो प्लांट इस सोडियम वाटर में ग्रो कर पा रहा है तभी वो यूज़ होगा उस क्रॉप के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाई सोडियम वाटर कहाँ लाई करता है, 18 से 26 होगा उसका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होगा, 18 से 26। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये टेबल भी आपको याद करना, दोनों टेबल याद करोगे तो इससे टोटल 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लो सोडियम, मीडियम सोडियम, हाई और वेरी हाई सोडियम वाटर, ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और 4 क्वेश्चन पुरानी टेबल से भी बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस। ठीक है, इसमें आपको पूछा गया है कि कोर वाटरिंग राइस के लिए कितनी होगी। तो हम समझते हैं कोर वाटरिंग क्या होती है। कोर वाटरिंग का मतलब होता है कि जो भी क्रॉप होती है उसको जब पहला जो पानी हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, जब पहला पानी सप्लाई करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाटर जो हम सप्लाई करते हैं वो हमारी होती है कोर वाटरिंग होती है, और जितना डेप्थ तक हम पानी सप्लाई करते हैं वो हमारी हो जाएगी कोर डेप्थ कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी भी क्रॉप के लिए हम पहला जो पानी सप्लाई करेंगे और कितनी डेप्थ तक हमने सप्लाई किया तो वो हमारी कोर डेप्थ होगी, और जो वाटर सप्लाई करेंगे वो हमारा होगा कोर वाटरिंग होगी। राइस के लिए हम कितना करते हैं, कोर डेप्थ कितनी होती है राइस की, 190 mm कोर डेप्थ फॉर राइस। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट। कोर डेप्थ कितनी होगी राइस की, 190 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इरिगेशन वाटर हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है सोडियम का, कैल्शियम का और मैग्नीशियम, इन तीनों का आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है और आपको बताना है कि वो वाटर लो सोडियम वाटर होगा, मीडियम सोडियम वाटर होगा या हाई और वेरी हाई सोडियम वाटर, तो आपको इसमें बताना है। तो एक फार्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, उस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले में हम सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इनकी जब वैल्यू रखेंगे तो जो वैल्यू वो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 14.14। ठीक है दोस्तों, तो इसकी रेंज क्या होगी, 10 से 18। यदि आपने वो टेबल याद कर ली होगी तो आप बता सकते हो यदि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 10 से 18 के बीच होगा तो हमारा वाटर कैसा होगा, मीडियम सोडियम वाटर कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी करेक्ट होगा, आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डी इन हेक्टेयर्स पर क्यूब मेक का मतलब हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड या मीटर क्यूब पर सेकेंड। डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा इन मीटर एंड बेस पीरियड बी इन डेज इज गिवन बाय। आपको रिलेशन बताना है ड्यूटी में, और ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड, इन तीनों में आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो हम डिस्कस करते हैं ड्यूटी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है और बेस पीरियड किसे कहते हैं। तो ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है ड्यूटी इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ लैंड एक्सप्रेस्ड इन द हेक्टेयर दैट कैन बी इरीगेटेड विद द यूनिट डिस्चार्ज। ठीक है दोस्तों, ड्यूटी का मतलब यदि आप एक सेंटेंस में समझोगे, ड्यूटी का मतलब होता है एरिया कितने एरिया को आपने इरीगेट किया है, 1 क्यूबिक मीटर क्यूब में यदि आपने सप्लाई किया है वाटर, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से यदि आपने वाटर सप्लाई किया है तो बी पीरियड में, ठीक है, बेस पीरियड कितना होगा, बी पीरियड, आपने किसी भी लैंड जिसका एरिया ए हेक्टेयर है उसमें आपने बी पीरियड में, बी डेज में आपने 1 मीटर क्यूब वाटर सप्लाई किया,
और कितना एरिया आपने इरिगेट किया, तो वो एरिया क्या कहलाएगा, उसकी ड्यूटी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, ड्यूटी को आप एरिया से कंपेयर कर सकते हो। डेल्टा का मतलब होगा, डेल्टा इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग एंटायर पीरियड ऑफ द क्रॉप इज इन द फील्ड। ठीक है दोस्तों, डेल्टा का मतलब होगा कि जो एंटायर पीरियड होता है, जिस पीरियड में हमने वाटर सप्लाई किया है क्रॉप को, तो कितनी डेप्थ तक हमने वाटर सप्लाई किया है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कोर डेप्थ। कोर डेप्थ का मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कोर डेप्थ। कोर डेप्थ का मतलब होता है कि जो फर्स्ट वाटर जो हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, पहला जो वाटर सप्लाई करेंगे वो हमारा होगा कोर डेप्थ, लेकिन जो टोटल हमने वाटर सप्लाई किया है उस क्रॉप को, वो हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और बेस पीरियड क्या हो जाएगा, बेस पीरियड का मतलब होता है when irrigation water is first issued for preparation of ground for planting। जो प्लांट हम वहाँ पर, जो क्रॉप वहाँ पर करने जा रहे हैं, उसकी प्लांटिंग के लिए हमने जब ग्राउंड तैयार किया, उस ग्राउंड तैयार करने के समय भी जो वाटर लगा, तब से लगा के उसकी हार्वेस्टिंग तक, ठीक है दोस्तों, उसकी हार्वेस्टिंग तक जितना भी हम वाटर सप्लाई करते हैं, वो पीरियड हमारा क्या कहलाएगा, बेस पीरियड कहलाएगा। अब आपको इन तीनों में रिलेशन बताना है, तो हम रिलेशन यहाँ पर डिराइव करते हैं। वैसे आपको ये फॉर्मूला याद करना है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला, यदि इफ़ वी टेक अ फील्ड ऑफ एरिया d हेक्टेयर्स, वाटर सप्लाइड टू द फील्ड करस्पॉन्डिंग टू द वाटर डेप्थ डेल्टा मीटर्स विल बी। ठीक है दोस्तों, यदि किसी भी एरिया में हमने d एरिया है और हमने कितना वाटर सप्लाई किया उसमें डेल्टा डेप्थ तक, ठीक है दोस्तों, डेल्टा डेप्थ तक हमने कितना, उसमें एरिया कितना था, d हेक्टेयर था, और उसमें हमने वाटर सप्लाई किया कितनी डेप्थ तक, डेल्टा तक, तो टोटल कितना हो जाएगा, d इंटू डेल्टा। ठीक है दोस्तों, हेक्टेयर मीटर्स, उसकी यूनिट क्या होगी, हेक्टेयर्स मीटर्स होगी। जब हमने हेक्टेयर से कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगी और मीटर क्यूब हो जाएगा। हेक्टेयर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 10 टू पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट हमारी। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से हम डिराइव करेंगे, अगेन फॉर द सेम फील्ड ऑफ d हेक्टेयर्स 1 क्यूब मेक ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फ्लो ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड। उसके बेस पीरियड में, बी बेस पीरियड में हमने 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर सप्लाई किया, तो कितना हमने, कितना वॉल्यूम हमने इरिगेट किया। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में आपको बताना है, तो 1 आपने 1 मीटर क्यूब वाटर सप्लाई किया, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और उसका बेस पीरियड कितना था, बी डेज था, तो डेज को आप कन्वर्ट करोगे सेकेंड से, तो क्या होगा, बी पीरियड को आप डे, इसमें ये डेज में था, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करोगे सेकेंड में, 24 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में, और हमारा जो 1 है ये किस में है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो होगा, ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाएगी। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को जब इक्वल रखोगे, आप इक्वल करोगे, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, डेल्टा इंटू ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64b। ये आपको रिलेशन याद करना है। वैसे मैंने आपको समझा दिया है कहाँ से ये रिलेशन आया है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये रिलेशन भी पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो डी है हमारा, वो क्या है, डी है, ड्यूटी है, और उसकी यूनिट क्या होगी ड्यूटी की, हेक्टेयर्स पर क्यूब मेग। आपको यूनिट भी ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में, डी की यूनिट क्या होगी, हेक्टेयर्स पर क्यूब मेग। क्यूब मेग का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और डेल्टा का मतलब क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, डेल्टा की मीटर। ठीक है दोस्तों, और बी आपका बेस पीरियड है, उसकी यूनिट क्या होगी, डे, उसकी यूनिट किस में होगी, डेज में। यह आपका फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64b डिवाइडेड बाय ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द ड्यूटी इज लार्जेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो ड्यूटी होती है वो कहाँ पर लार्जेस्ट होगी, किस पॉइंट पे अधिक होगी। सॉरी, हम इसमें समझते हैं, ये हमारी फील्ड है। ठीक है दोस्तों, ये फील्ड है, ये वाटर कोर्स है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी और मेन कैनाल है। यहाँ पर मेन कैनाल है, मेन कैनाल से पानी आ रहा है, ये सीक्वेंस से पानी इस सीक्वेंस में आ रहा है, इस सीक्वेंस में पानी फील्ड तक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। यदि फील्ड पे, इसमें फील्ड पे ड्यूटी कितनी है हमारी, 1000 हेक्टेयर
पर क्यूब मेग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फील्ड पे कितनी है 1000 हेक्टेयर पर मीटर, सॉरी 1000 हेक्टेयर पर क्यूब मेग है। और यदि हम इधर पीछे चलते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे, तो यहाँ तक, यहाँ अगर हम देखेंगे ड्यूटी, तो यहाँ ड्यूटी क्या होगी 1000 से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लॉसेस हो जाएगा पानी का। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूटी क्या होगी, कम होगी, 1000 से कुछ कम हो जाएगी। मान लो कितनी है वो 900 हेक्टेयर पर क्यूब मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे ड्यूटी हमारी क्या होगी, कम होती जाएगी। और ड्यूटी हमारी मैक्सिमम कहाँ होगी, फील्ड पे मैक्सिमम होगी। ड्यूटी हमारी फील्ड पे क्या होती है, लार्जेस्ट होती है। उससे पहले हम जब जाते हैं, इसका मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो, आप पॉइंट ए से आपने सप्लाई किया कितना 1000 हेक्टेयर पर क्यूब मेग। ठीक है दोस्तों, तो आप इतने में इस फील्ड तक पानी आते आते लॉस हो जाएगा। यदि आप यहाँ से सप्लाई करोगे तो कम लॉस होगा, और यदि सी पॉइंट से सप्लाई करोगे तो और कम लॉस होगा। तो आपकी ड्यूटी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा आपका लॉसेस होगा आपकी ड्यूटी उतनी ही कम होगी। तो आपकी ड्यूटी मैक्सिमम कब होगी, जब पानी आप कहाँ से सप्लाई करो, इस पॉइंट से सप्लाई करो। ठीक है, लार्जेस्ट कब होगी ड्यूटी आपकी, फील्ड पे होगी, और सबसे कम कहाँ होगी, इस पॉइंट पे होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का आंसर क्या हो जाएगा, द ड्यूटी इज लार्जेस्ट कहाँ पर, ऑन दी फील्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी इज करेक्ट, ऑन दी फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज द ड्यूटी एट द हेड ऑफ। ठीक है, इसमें पूछा गया है आउटलेट डिस्चार्ज, पूछा गया है फैक्टर ड्यूटी के लिए कितना होगा एट द हेड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो फील्ड है, फील्ड के हेड पे हम देखेंगे डिस्चार्ज हमारा कितना होगा, वाटर कोर्स के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट, वाटर कोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द कोर डेप्थ फॉर राइस इज 190 mm एंड कोर पीरियड इज 14 days, द आउटलेट फैक्टर फॉर दिस विल बी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, कोर डेप्थ दी गई है कितनी है 190 mm दी है, और कोर पीरियड कितना है 14 days है। आपको क्या निकालना है, आउटलेट फैक्टर निकालना है। तो इसको हम इस फॉर्मूले से करेंगे। आउटलेट फैक्टर को हम और क्या कहते हैं, आउटलेट फैक्टर हमारा क्या कहलाता है, ड्यूटी एट द आउटलेट। उसको हम क्या कहेंगे, आउटलेट फैक्टर को ड्यूटी एट आउटलेट। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें क्या पूछी गई है, ड्यूटी पूछी गई है। तो ड्यूटी का फॉर्मूला हमने अभी लास्ट में डिराइव किया था, क्या होता है, डेल्टा इंटू ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी, जहाँ डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या हमारा, ये डेल्टा टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर में है। ठीक है दोस्तों, मीटर में है। बी क्या है, बेस पीरियड इन डेज। ठीक है दोस्तों, और डी हमारी क्या है, ड्यूटी है जो हमें फाइंड करना है। तो हमें जो वैल्यू दी गई है वो इसमें में दी गई है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं और बी की भी वैल्यू जब पुट करेंगे तो डी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 637। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितना होगा 637। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, फॉर सप्लाइंग वाटर टू रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड शुगर केन। ठीक है, आपको वाटर सप्लाई करना है, किसके लिए सप्लाई करना है, रबी क्रॉप के लिए करना है, खरीफ के लिए करना हो, शुगर केन के लिए करना है। द चैनल इज डिजाइन फॉर कैपेसिटी इक्वल टू द ग्रेटर ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। आपको इन क्रॉप के लिए आपको वाटर सप्लाई करना है, उसके लिए आपको चैनल को डिज़ाइन करना है। रबी क्रॉप के लिए आपको वाटर सप्लाई करना है, खरीफ के लिए करना है, और शुगर केन के लिए करना है। उसके लिए आपको वाटर सप्लाई करना है और डिज़ाइन क्या करना है, चैनल डिज़ाइन करना है। तो आप कैपेसिटी इक्वल टू द ग्रेटर ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे आप समझ सकते हो कि आप यदि रबी में आपको पानी कितना लगता है, 100 पानी लग रहा है। ठीक है, 100 यूनिट पानी लगता है रबी क्रॉप में। खरीफ में आपको कितना पानी लगता है, 200 लगता है। तो आप डिज़ाइन किसके लिए करोगे, खरीफ के लिए करोगे, जहां आपको मैक्सिमम पानी की आवश्यकता है। ठीक है, जिस भी सीजन में आपको मैक्सिमम वाटर लगेगा उसके लिए आप क्या करोगे, चैनल को डिज़ाइन करोगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है, शुगर केन। तो शुगर केन यदि रबी क्रॉप में अगर शुगर केन की फसल का उत्पादन हो रहा है तो हम रबी क्रॉप या शुगर केन, ठीक है दोस्तों, या फिर खरीफ और शुगर केन। यदि खरीफ में शुगर केन का उत्पादन हो रहा है तो खरीफ और शुगर केन आएगा,
और रबी में हो रहा तो रबी और शुगर केन, इन दोनों में जिसकी भी वैल्यू अधिक होगी वो हम क्या ले लेते हैं डिज़ाइन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी होगा, रबी एंड शुगर केन या खरीब एंड शुगर केन, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू अधिक आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डिज़ाइन फॉर कैपेसिटी इक्वल टू द ग्रेटर ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, वो हम चैनल डिज़ाइन करेंगे उस कैपेसिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा हमारा, सी, रबी एंड शुगर केन या खरीब एंड शुगर केन, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू अधिक होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, चैनल को डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इन द फील्ड इज नोन एज। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपको कि हमने जितना वाटर फील्ड में डिलीवर्ड किया है और उस क्रॉप के रूट में उस क्रॉप के रूट में कितना वाटर स्टोर्ड हुआ है, तो इन दोनों का आपको रेशियो बताना है, कौन सा उसके जो रेशियो होगा वो कौन सी एफिशिएंसी होगी। तो हम इन तीनों एफिशिएंसी को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपकी जो होती है एफिशिएंसी का मतलब जनरली क्या होता है कि आपने कितना वाटर आउटपुट और कितना इनपुट है, ठीक है, आपने वाटर कितना सप्लाई किया है और कितना वाटर वहाँ पर मिला है, उस क्रॉप को कितना मिला है वाटर, वो हमारा क्या कहलाएगा, जनरली हम क्या कहेंगे, उसको एफिशिएंसी कहेंगे। आउटपुट टू इनपुट जो रेशियो होगा वो हमारा होगा एफिशिएंसी। हम समझते हैं फर्स्ट जो है वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, रेशियो ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फार्म आर इरीगेशन प्लॉट टू वाटर सप्लाइड फ्रॉम रिवर आर रिजर्वायर। ठीक है दोस्तों, रिवर या रिजर्वायर से हमने जितना भी वाटर सप्लाई किया है और फील्ड पे कितना वाटर डिलीवर्ड हुआ है वो हमारी कौन सी एफिशिएंसी होगी, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। ये हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो, एक डायग्राम अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था, इसमें इसका मतलब ये हुआ कौन सी एफिशिएंसी है, फील्ड में आपने कितना, फील्ड में वाटर कितना गया है और आपने यहाँ से कितना सप्लाई किया। ठीक है, यहाँ से आपने मान लो कितना सप्लाई किया है, 1000 सप्लाई किया है और फील्ड पे कितना पहुँचा है 900, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 900 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो जाएगी इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आपकी एफिशिएंसी निकलेगी। ठीक है, 90% आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एग्जाम्पल था। हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी थी। सेकंड हमारी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब होता है रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन टू वाटर डिलीवर्ड टू फार्म। ठीक है दोस्तों, कितना वाटर डिलीवर्ड किया फार्म के लिए या क्रॉप के लिए और कितना रूट जो क्रॉप है उसने कितना स्टोर किया है उसके रूट जोन में, जो क्रॉप है उसने कितना स्टोर जोन में, उसके रूट जोन में स्टोर किया है। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। थर्ड हमारी है वाटर यूज एफिशिएंसी। ये किसका किसका अनुपात होता है, वाटर यूज्ड कंज्यूमटिवली टू वाटर डिलीवर्ड। ठीक है, उसने कंज्यूमटिवली कितना यूज़ किया है वाटर ने और कितना हमने डिलीवर्ड किया है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है क्वेश्चन में और आंसर पूछा गया, तो आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर यूटिलाइजेबल बाय प्लांट्स इज अवेलेबल इन सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो वाटर होता है सॉइल में अवेलेबल वो इन फॉर्म में होता है, ग्रेविटी फॉर्म में होता है। ठीक है, ग्रेविटी फॉर्म में वाटर अवेलेबल होगा, कैपिलरी वाटर होता है और हाइड्रोस्कोपिक, इन तीन फॉर्म में आपको सॉइल में वाटर मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन तीनों फॉर्म में केमिकल वाटर नहीं होता है, इन तीन फॉर्म में वाटर जो होगा सॉइल में, तो कौन सा वाटर जनरली प्लांट यूज़ करता है, प्लांट जनरली कौन सा वाटर यूज़ करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं ये वाटर होते क्या हैं। फर्स्ट हमारा होगा हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जब हम ओवन ड्राई सॉइल होती है, ठीक है, जो ड्राई सॉइल है, ओवन ड्राइड सैंपल है, उसको यदि हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ वाटर को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारा वो वाटर क्या कहलाएगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ये हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होगा कि जो ओवन ड्राई सॉइल है उसने, ओवन ड्राई सॉइल ने जितना वाटर यूज़ किया है, एक मिनट, ठीक है, जितना वाटर एब्जॉर्ब किया है वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइग्रोस्कोपिक। तो ये वाटर प्लांट
यूज़ नहीं कर पाता है, हाइग्रोस्कोपिक को प्लांट यूज़ नहीं कर पाता है। सेकंड हमारा है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर का मतलब होता है जब हाइग्रोस्कोपिक वाटर एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, ठीक है, पोर स्पेस में भी चला जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिलरी वाटर कहलाएगा। थर्ड हमारा है ग्रेविटी वाटर। ठीक है दोस्तों, ग्रेविटी वाटर क्या होगा कि जब कैपिलरी वाटर और एक हाइड्रोस्कोपिक ये दोनों एक्सेस हो जाते हैं, ये दोनों अधिक हो जाते हैं, तो वाटर हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटी वाटर कहलाएगा। और इसका मूवमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में या ग्रेविटी फोर्स के कारण इसका मूवमेंट सॉइल के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट जो हमारा वाटर है हाइग्रोस्कोपिक, उसका यूज़ तो प्लांट नहीं कर पाता है, और जो ग्रेविटी वाटर है इसका भी मूवमेंट होता है, इस कारण जो क्रॉप होगी इस ग्रेविटी वाटर का भी वो यूज़ नहीं कर पाएगी। जब ग्रेविटी वाटर का मूवमेंट होता है तो जो क्रॉप होती है उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाती है, तो क्रॉप किस वाटर को यूज़ कर पाएगी प्रॉपरली, जो कैपिलरी वाटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट होगा। कैपिलरी वाटर को कौन यूज़ करेगी, जो प्लांट्स है वो उसको प्रॉपर यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू द मीट द evapotranspiration needs to the crop during its full growth is called। ठीक है दोस्तों, एक डेफिनेशन है, तो आपको पूछी गई है कि किसकी डेफिनेशन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो हम देखते हैं इसमें evapotranspiration का मतलब क्या होता है। evapotranspiration का मतलब होता है रेट इज द अमाउंट ऑफ वाटर डेट इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट एज वेल एज द सॉइल सरफेस। ठीक है, इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जो प्लांट है उसकी पत्तियों से, उसकी लीव्स से जितना भी इवापोरेशन होता है, या जो सॉइल सरफेस है उससे जितना इवापोरेशन होता है, तो वो टोटल इवापोरेशन क्या कहलाएगा, वो टोटल का जो वाटर का टोटल इवापोरेशन क्या कहलाता है, इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो डेफिनेशन किसकी होगी, हमारे थर्ड की होगी, कंज्यूमटिव टू इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको डेफिनेशन पूछी गई है, तो डेफिनेशन किसकी होगी, वो कंज्यूमटिव टू इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विद द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड द यील्ड ऑफ मोस्ट क्रॉप। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आप किसी क्रॉप में वाटर की क्वांटिटी आप इंक्रीज कर दोगे तो उसकी यील्ड क्या होगी, ठीक है, उसका उत्पादन क्या होगा। तो आप इसको समझ सकते हो, आप यदि कोई क्रॉप है उसमें आपने पानी सप्लाई किया, उसको जितनी आवश्यकता थी यदि उससे ज़्यादा पानी सप्लाई करोगे तब भी उस क्रॉप को प्रॉब्लम होगी, और उस क्रॉप को यदि आप कम पानी सप्लाई करोगे तब भी वो क्रॉप प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा उस क्रॉप का। ठीक है, उस फसल का प्रॉपर क्या होगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो आपको ऑप्टिमम वाटर उसमें सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि हम वाटर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हम समझते हैं इसमें, द प्लांट ग्रोथ मे बी रिटार्डेड इफ द सॉइल मॉइस्चर इज आइदर डेफिशिएंट और एक्सेसिव। ठीक है, यदि प्लांट जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, वो ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, जब उसमें हम मॉइस्चर या तो डेफिशिएंट हो जाता है या एक्सेसिव हो जाता है, जब हम उसमें मॉइस्चर कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक ज़्यादा भी नहीं करना आपको और कम भी नहीं करना, आपको ऑप्टिमम रखना है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इफ़ द मॉइस्चर इज़ ओनली स्लाइटली मोर देन द विल्टिंग कोफिशिएंट। यदि किसी सॉइल में मॉइस्चर कितना है, विल्टिंग कोफिशिएंट से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो विल्टिंग कोफिशिएंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो प्लांट होगा उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस वाटर को ऑब्टेन करने में। ठीक है दोस्तों, विल्टिंग पॉइंट पहले समझ लेते हैं, विल्टिंग कोफिशिएंट होता क्या है। विल्टिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है डेट वाटर कंटेंट एट विच प्लांट्स नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, विल्टिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो हमारा प्लांट है वो प्लांट उस सॉइल से, सॉइल का वह मॉइस्चर कंटेंट जो प्लांट सफिशिएंटली उससे नहीं ले पाता है। ठीक है दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा, विल्टिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, इसमें कहा गया है कि यदि मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में विल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो प्लांट होगा उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस मॉइस्चर को लेने के लिए, उस मॉइस्चर को लेने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है दोस्तों, और जो प्लांट होगा उसकी ग्रो हेल्दी नहीं होगी। ठीक है, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ये तो हमने देख लिया जब मॉइस्चर कम होता है, और मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जब मॉइस्चर एक्सेसिव होगा
सिमिलरली एक्सेसिव फ्लडिंग फिल्स द सॉइल पोरस विथ वाटर दस ड्राइविंग आउट एयर। यदि ज़्यादा वाटर होगा तो क्या होगा, सॉइल में जो एयर है, सॉइल में जनरली क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉइल में जनरली क्या क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, उसमें वाटर होता है और उसमें एयर होती है। यदि हम ज़्यादा वाटर सॉइल में सप्लाई करेंगे तो जो एयर होगी वो एयर बाहर आ जाएगी सॉइल से और उसके अंदर क्या चले जाएगा, पानी चले जाएगा। तो जो प्लांट होंगे उनको एयर की भी आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो उनके रूट्स में यदि एयर नहीं होगी तो उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो हमने इससे क्या देखा कि यदि ज़्यादा पानी हमने सप्लाई किया तब भी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और कम वाटर सप्लाई किया तब भी जो प्लांट है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो हमें ऑप्टिमम वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। विद द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड द यील्ड ऑफ मोस्ट क्रॉप। तो यील्ड ऑफ मोस्ट क्रॉप क्या होगी, जब हम विल्टिंग पॉइंट से जब ज़्यादा पानी सप्लाई करेंगे तब तो वो हमारी जो ग्रोथ होगी क्रॉप की वो बढ़ जाएगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा उसके बाद उसकी जो यील्ड होगी, जो उसकी उत्पादन होगा क्रॉप का, वो क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी हमारा करेक्ट होगा, इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज। ठीक है, वेल्टिंग पॉइंट से हमने पानी बढ़ाया तो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी क्रॉप की और उसके बाद फिर डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी इज करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। ओके फ्रेंड्स।